यह कहानी है भोपाल, मध्य प्रदेश के एक छोटे से मोहल्ले की। यहाँ एक गरीब परिवार रहता था। पिता हरीश, माँ सरला और उनका बेटा विवेक, जिसकी उम्र करीब 23 साल थी। घर की हालत बहुत खराब थी। हरीश मजदूरी करता था और सरला दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। विवेक दिन रात मेहनत करता था, पढ़ाई करता, छोटे मोटे काम करता, लेकिन उसके माता पिता को लगता था कि वो बस समय बर्बाद कर रहा है। वे अक्सर ताने देते, तू कुछ नहीं कर सकता, बस बोझ है हमारे ऊपर। लेकिन विवेक चुप रहता था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, कुछ कर दिखाने की। विवेक की एक बहन भी थी, नंदिनी, जिसकी उम्र लगभग 21 साल थी। गांव में इस उम्र को शादी की उम्र मान लिया जाता है, और नंदिनी के लिए भी रिश्तों की बातें आने लगी थीं। हरीश और सरला परेशान थे कि दहेज कहां से लाएं, लेकिन नंदिनी समझदार थी। वो कहती, पहले विवेक कुछ बन जाए, फिर मेरी शादी की चिंता करना। लेकिन गांव की सोच तो कुछ और ही होती है। लोग ताने मारते कि जवान बेटी घर में बैठी है। एक दिन हरीश और विवेक पास के बड़े शहर इंदौर गए। हरीश के पुराने दोस्त ने कहा था, आना, मदद करूंगा, गाड़ी दिलवा दूंगा। अगर गाड़ी मिल जाती तो गांव में टैक्सी चलाकर कुछ आमदनी हो सकती थी। वो दोनों एक चमचमाते कार शोरूम में पहुंचे। बाहर खड़ी कारें, अंदर शीशों की दीवारें और ठंडी हवा, उनके लिए सब कुछ नया था। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, एक सेल्समैन ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। विवेक के घिसे चप्पल, पसीने से भीगी कमीज, हरीश का पुराना झोला, और मुस्कुराते हुए बोला, साहब, गाड़ी देखने का कोई चार्ज नहीं है, पर यह जगह आपके जैसे लोगों के लिए नहीं है। सेकंड हैंड गाड़ियों की दुकान सामने है। हरीश ने विनम्रता से कहा, भैया, एक दोस्त ने भेजा है, उसने कहा था यहां। अरे भैया, हर कोई कहता है जान पहचान है, पर खरीदने लायक हो तब बात करना, यहां टाइम पास करने मत आओ। वो सेल्समैन झल्लाते हुए बोला। विवेक कुछ नहीं बोला, बस एकटक उस शोरूम को देखता रहा। जब वो बाहर निकले, हरीश की आंखें भर आई थीं, पर उन्होंने विवेक से कुछ नहीं कहा। पर विवेक के दिल में कुछ टूट गया था, शायद कुछ बन भी गया था। रात को जब घर लौटे तो सरला पूछने लगी, गाड़ी मिली? हरीश ने झूठ मुस्कुराते हुए कहा, वो दोस्त नहीं मिला, अगली बार देखेंगे। विवेक चुपचाप अंदर चला गया, कमरे में जाकर लेट गया। छत से टपकता पानी सिर के पास गिर रहा था, पर उसे फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग किसी और दुनिया में था। उसे आज समझ में आया कि गरीबी सिर्फ पेट नहीं, आत्मा भी खा जाती है। इसी बीच एक और हादसा हुआ, जिसने जैसे आग में घी डाल दिया। नंदिनी की शादी तय हो गई थी। एक अच्छा घर था, लड़का शहर में प्राइवेट नौकरी करता था। दहेज में मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपए की मांग थी। जैसे तैसे करके हरीश ने गांव के एक साहूकार से ब्याज पर पैसा लिया, और सरला ने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए। शादी का दिन आया, बारात आई, बैंड बाजा बजा, गांव के लोग इकट्ठा हुए। लेकिन मंडप पर लड़के वालों ने दहेज के पैसे पूरे न होने का बहाना बनाकर शादी तोड़ दी। हमारे बेटे की इज्जत है, हम भीख नहीं मांग रहे, ये रिश्ता अब नहीं हो सकता। और पूरा मंडप सन्न हो गया। नंदिनी की आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, मानो पत्थर हो गई हो। सरला मूर्छित हो गई। हरीश को दिल का दौरा पड़ा, और विवेक, वो चुपचाप खड़ा रहा। गांव वालों ने बातें उड़ाना शुरू कर दीं। बेइज्जती की भी हद होती है। लड़की जवान है, अब कौन करेगा शादी, और घर के लड़के किसी काम के नहीं। उस दिन विवेक की आंखों में आंसू नहीं थे, पर अग्नि जल रही थी। उस रात उसने पहली बार खुद से वादा किया, अब सिर्फ एक ही सपना है, पैसा। इतना पैसा कि ये गांव, ये समाज और वो शोरूम वाला, सबको उनकी औकात दिखा दूंगा। शादी टूटने के बाद सब कुछ बिखर गया था। घर की दीवारें भी जैसे उदास हो गई थीं। सरला चुपचाप खाट पर लेटी रहती। हरीश का इलाज चल रहा था। नंदिनी, वो तो जैसे बोलना ही भूल गई थी। कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं कहती, बस छत की तरफ देखती रहती। विवेक, अब पहले वाला विवेक नहीं था। अब उसकी आंखों में सन्नाटा नहीं, आग थी। गांव के लोग सोचते थे वो भी टूट जाएगा, पर वो तो भीतर से और मजबूत हो गया था। अब वो न ज्यादा बोलता था, न किसी से नजर मिलाता था। दिन में काम करता और रात में पढ़ता। मोबाइल में नेट नहीं होता था तो गांव से 4 किलोमीटर दूर जाकर पेड़ के नीचे बैठकर नेटवर्क पकड़ देता। कभी दोस्त से हॉटस्पॉट मांगता। फिर एक दिन उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ नौकरी करूंगा तो जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा।
मुझे ऐसा करना होगा कि पैसा खुद मेरे पीछे भागे। और पैसा छापने का सिर्फ एक तरीका था, शेयर बाजार। उसने वहीं चुना। अब नौकरी नहीं, अब बड़ा खेल खेलना है। शेयर बाजार उसकी जिंदगी का नया सपना बन गया था। उसे समझ आ गया था, अगर वक्त रहते दिमाग और जानकारी से खेला जाए तो पैसा बस कागज का खेल है। पर शुरुआत आसान नहीं थी। एक रात जब सब सो गए तो विवेक छत पर बैठा रहा। चांदनी रात थी, लेकिन उसका चेहरा जैसे तूफान से भरा हुआ था। उसके हाथ में एक पुराना रजिस्टर था, जिसमें उसने अब तक सीखी हर चीज लिख रखी थी। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ट्रेडिंग, दीर्घकालिक निवेश, शॉर्ट सेलिंग। सुबह होते ही उसने एक फैसला लिया, अब गांव छोड़ना होगा। हरीश की तबीयत थोड़ी संभली थी। सरला धीरे धीरे घर के कामों में लग रही थी और नंदनी भी अब कुछ कुछ बातें करने लगी थी। विवेक ने सरला से कहा, अब मुझे जाना होगा मां। अब मेरी लड़ाई सिर्फ गरीबी से नहीं, पूरी दुनिया से है। अम्मा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, पढ़ाई के लिए। पर मैं वादा करता हूं, इस बार लौटूंगा तो सब बदल चुका होगा। मां ने बस इतना कहा, बेटा, तू जो भी कर, खुदा से दुआ है, तू टूटना मत। विवेक शहर पहुंचा। वहां उसने एक सस्ता कमरा लिया, जहां सीलन भरी दीवारें थीं और एक खिड़की भी नहीं थी। लेकिन उसके कमरे में उसने अपना सबसे बड़ा सपना बो दिया। वो दिन में इंटरनेट कैफे जाकर घंटों बैठा, यूट्यूब, ब्लॉग, समाचार लेख, रुझान ग्राफ, सब कुछ पढ़ता और समझता। कई बार भूखा रह जाता। पैसे नहीं होते थे खाना खाने के, लेकिन उसका पर्व नहीं था। एक बार तो भूख के मारे बेहोश हो गया था। अस्पताल में जब होश आया तो डॉक्टर ने कहा, तुम्हें आराम की जरूरत है। पर विवेक को आराम नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ रिजल्ट चाहिए था। एक दिन एक वीडियो में उसने सुना, शेयर बाजार में समझ और संयम से खेलो तो पैसा छपाई की तरह आता है, लेकिन लालच से खेलो तो सब कुछ मिट्टी हो जाता है। उसने इस बात को दिल पर ले लिया। अब वो दिन रात डेमो ट्रेडिंग करता, यानी बिना असली पैसे लगाए मार्केट की चालों को समझता। कुछ महीनों बाद उसने अपने गांव के एक पुराने जान पहचान वाले से 5,000 उधार ली। उसे बताया कि एक कोर्स करना है। उस पैसे से उसने अपना पहला छोटा सा असली व्यापार किया और यहीं से खेल शुरू हुआ। पहली बार जब उसे मुनाफा हुआ तो वो हंस नहीं पाया, बस आंखें बंद करके आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी को शुक्रिया कहा हो। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। वो हर ट्रेंड को पकड़ना तलाश गया था। उसे पता था कब कौन सा स्टॉक चढ़ेगा, कब कौन सा गिरेगा। और सबसे बड़ी बात, वो अब भी वही विवेक था जो पहले दिन जैसी भूख, पहले दिन जैसा जुनून लेकर ट्रेड करता। कई बार घाटा भी हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। जब उसका खाता पहली बार 1 लाख पार हुआ तो उसने मां को कॉल किया, अम्मा, अब चिंता मत करना, अब घर की हालत बदलेगी। लेकिन मां को तब भी पता नहीं था कि विवेक असल में क्या कर रहा है। उन्होंने बस इतना कहा, खुश रह बेटा, ये जान के ही सुकून है। कुछ ही महीनों में विवेक लाखों में खेलने लगा। उसने एक फंड शुरू किया, जिसमें कुछ पुराने दोस्तों को भी जोड़ा। उसने उन्हें पैसे कमाने के तरीके सिखाए, उनकी मदद की, लेकिन खुद को अब भी छुपाकर रखा। उसे शोरूम वाला याद था, वो घिनौनी हंसी, वो तिरस्कार भरी नजर, सब कुछ उसकी रग रग में बस गया था। और फिर एक दिन विवेक ने खुद को बदलने की ठानी। उसने कुछ अच्छे कपड़े लिए, बाल ठीक करवाए और एक नई कार बुक की, नकद भुगतान पर। कार डिलीवर होने के दिन उसने वही शोरूम चुना, वही जो उसे और उसके पिता को कभी बर्बाद कर चुका था। वो कार खरीदने नहीं गया था, वो बदला लेने गया था। शोरूम में घुसा तो वही पुराना मैनेजर था। विवेक को पहचान नहीं पाया, लेकिन नजर वही थी, घमंड और तिरस्कार से भारी। जी, क्या चाहिए आपको? उसने पूछा। विवेक मुस्कुराया। वो गाड़ी देख रहे हैं आप? वो चाहिए। प्रबंधक ने कहा, ये गाड़ी काफी महंगी है, क्या आप भुगतान करने की स्थिति में हैं? विवेक ने चुपचाप एक फाइल टेबल पर रख दी। अंदर बैंक स्टेटमेंट, डीमैट अकाउंट की कॉपी और उसके फंड के दस्तावेज थे। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। आप आप विवेक सिंह हैं? उसने घबराकर पूछा। हाँ, विवेक ने शांत स्वर में कहा। और आज मैं ये गाड़ी नहीं, पूरा शोरूम खरीदने आया हूं। शोरूम का माहौल एकदम सन्न हो गया था। चारों तरफ खामोशी छा गई थी। विवेक की आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ ठंडा आत्मविश्वास था। मैनेजर जो कभी उसके पिता को भगा चुका था, अब कागज पलट रहा था।
हर एक पन्ने पर करोड़ों की जानकारी थी। बैंक बैलेंस, प्रॉफिट ग्राफ, निवेश के आंकड़े, वो सब कुछ जो किसी इंसान को आम से खास बना देता है। आप मजाक तो नहीं कर रहे ना सर? मैनेजर ने डरते हुए पूछा। मजाक? विवेक हंसा। मजाक तो उस दिन आपने किया था जब मेरे बाबा के नीचे से कुर्सी खींच दी थी, जब आपने कहा था ये शोरूम गरीबों के लिए नहीं है। आज मैं वहीं कुर्सी खींचने आया हूं, लेकिन कागज से। विवेक ने अपने पीए को बुलाया, जो बाहर ही खड़ा था। इनसे बात कीजिए, फाइनल रेट तय करवा लीजिए। मुझे आज ही रजिस्ट्री करानी है। शोरूम के बाहर एक नई चमचमाती गाड़ी खड़ी थी, उसी मॉडल की जिसको देखकर उस दिन विवेक और उसके पिता लौटे थे। आज वही गाड़ी विवेक के नाम थी और शोरूम, वो भी कुछ ही घंटों में उसके नाम होने वाला था। मैनेजर ने गले में अटकी हुई आवाज से कहा, सर, उस दिन मैंने आपको पहचाना नहीं पाया था। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। विवेक धीरे से बोला, गलतियां इंसान करता है, लेकिन कुछ गलतियां इंसान को इंसान नहीं रहने देती। शोरूम से निकलते वक्त विवेक ने एक बार पलटकर देखा, वो दरवाजा जहां से उसे और उसके पिता को बाहर निकाल दिया गया था। आज उसी दरवाजे से वो मालिक बनकर बाहर निकला। गाड़ी में बैठकर उसने फोन उठाया, मां को कॉल किया। अम्मा, एक बात पूछूं? हाँ बेटा। अगर मैं कहूं कि अब वो शोरूम मेरा है जिसने हमें घुसने नहीं दिया था, तो क्या आप यकीन करेंगी? मां चुप हो गई। कुछ देर बाद आवाज आई, बेटा, तू अब जो भी कहेगा मैं आंख बंद करके मान लूंगी। तू हमारे लिए जो कर रहा है उसे भगवान देख रहा है। विवेक की आंखें भीग गईं, पर उसने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया। अब वो वक्त नहीं था रोने का, अब वो वक्त था उड़ान का। गांव वापस जाना बाकी था, पर इस बार बिना बताए नहीं। रास्ते में कुछ पुरानी गलियां मिलीं, वही पगडंडी, वही पीपल का पेड़, सब कुछ वैसा ही था, बस विवेक अब वैसा नहीं था। गांव पहुंचा तो सूरज डूब रहा था। पीले नारंगी आसमान में धूल उड़ती थी और बच्चों की खेलती आवाजें गूंज रही थीं। गांव वाले पहले तो पहचान ही नहीं पाए, फिर धीरे धीरे खबर फैल गई, विवेक लौट आया है। वो जो शहर गया था अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है, करोड़पति, शोरूम खरीद लिया है। गांव की गलियों में जो लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, अब सामने आकर मुस्कुरा रहे थे। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये लड़का कुछ करके दिखाएगा। विवेक चुपचाप मुस्कुराता रहा। वो किसी से नाराज नहीं था। उसे अब समझ आ चुका था, दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, इरादे नहीं। घर पहुंचा तो मां दहलीज पर बैठी थी। जैसे ही विवेक सामने आया, मां ने देखा और कुछ देर तक देखती रही। बेटा, तू? हाँ अम्मा, मैं ही हूं। मां ने उसे गले से लगा लिया। इतने सालों का सब्र जैसे आंखों से निकला। नंदिनी दौड़ती हुई आई। भैया, आप आ गए, सच में आप? विवेक ने उसका माथा चूमा। अब कभी दूर नहीं जाऊंगा, और अब किसी की शादी दहेज के बिना भी होगी, समझी? नंदिनी हंस दी, पर उसकी आंखें बोल रही थीं, मुझे अपने भाई पर गर्व है। पिता अब भी बीमार थे, लेकिन विवेक ने उन्हें सबसे पहले प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया। डॉक्टर को खास तौर पर कहा, ये मेरे भगवान हैं, इनकी सेवा में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। कुछ हफ्तों में इलाज शुरू हुआ। घर में पहली बार सफेदी हुई, छत की मरम्मत हुई, नया कूलर, नया घर। गांव के लोग अब विवेक को इज्जत से देखते थे, लेकिन विवेक को इज्जत चाहिए भी नहीं थी। उसे अपने परिवार की मुस्कान चाहिए थी, और वो अब धीरे धीरे लौट रही थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं थी। विवेक को याद था जब उसकी बहन नंदिनी की शादी टूटी थी, जब गांव के लोगों ने भारी पंचायत में उनके चरित्र और हकीकत पर सवाल उठाए थे, जब उसकी मां चुपचाप सब सुनती रही थी और पिता की आंखें नम थीं, लेकिन कुछ कह नहीं पाए थे। पर अभी भी एक चीज अधूरी थी, वो दूल्हा जिसने बारात लौटाई थी, वो पंचायत जहां उनके नाम पर कीचड़ उछाला गया था, वो लोग जिन्होंने उसकी मां को रुलाया था। एक दिन विवेक ने अपने पिताजी से कहा, बाबा, अगर आप कहें तो मैं नंदिनी की शादी फिर से तय करूं, लेकिन इस बार शर्तें हमारी होंगी। पिता ने पूछा, बेटा, अब कौन हां करेगा? विवेक ने कहा, अब हां करने वालों की लाइन लगेगी बाबा, लेकिन हमें अपना जैसा इंसान चाहिए जो दहेज ना मांगे, इज्जत दे और नंदिनी को साथ निभाने वाला जीवन साथी दे। कुछ हफ्ते बाद नंदिनी की शादी तय हुई, एक शिक्षक से जिसका नाम दीपक था।
वो खुद एक गरीब परिवार से था, लेकिन सोच से बड़ा था। ना दहेज मांगा, न कोई दिखावा, बस एक सादा समारोह, सच्चा रिश्ता। गांव में जब शादी हुई, तब पंचायत के वो लोग भी बुलाए गए जिन्होंने सबसे ज्यादा ताने मारे थे। विवेक ने सबसे मुस्कुराकर कहा, आप लोग हमारे सम्मान में आए, यही सबसे बड़ी बात है। मैं किसी से बदला नहीं लेता, मैं बस बदलाव लाता हूं। पंचायत में एक बुजुर्ग, दीनानाथ काका, खड़े हुए, जिनका हर शब्द गांव के लोगों ने ध्यान से सुना। बेटा विवेक, तूने वो कर दिखाया जो हमारे गांव में किसी ने नहीं किया। तू आज सिर्फ अपने माँ बाप का नहीं, पूरे गांव का बेटा बन गया है। विवेक की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन वो कमजोरी का नहीं था, वो जीत का आंसू था। नंदिनी की शादी के बाद विवेक की जिंदगी में जैसे एक नया सवेरा आया था। उसकी बहन की मुस्कान में एक नई दुनिया बस गई थी। मगर विवेक जानता था, उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब उसे उड़ना नहीं, और ऊंचा उड़ना था। रात को जब सब सो चुके थे, विवेक ने लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर चार्ट, ग्राफ, स्टॉक और डिजिटल मार्केटिंग के वो नंबर उभर आए जिनसे वो पहले करोड़ों कमा चुका था। पर आज उसका ध्यान कुछ और था। एक आइडिया, एक बड़ा सपना। अब सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, उसने खुद से कहा, अब असर चाहिए। अगले दिन विवेक शहर की ओर निकला, किसी काम के लिए नहीं, अपनी दुनिया बनाने के लिए। उसे एक टीम बनानी थी। ऐसे लोग चाहिए थे जो जोश से भरे हों और भीड़ में खड़े रहकर भी सबसे अलग सोचें। कुछ ही दिनों में उसने ऑनलाइन खोज कर 3 लोगों की टीम बनाई। एक फैज, दिल्ली में ऐप डेवलपमेंट सीख रहा था। 2 सौरभ, सोशल मीडिया मार्केटिंग का माहिर। 3 श्रुति, एक डिजाइनर जिसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर सपने बुनती थीं। विवेक ने सबसे कहा, पैसे की बात नहीं करेंगे अभी, पहले मैं आपको अपना सपना सुनाता हूं। फिर उसने कहा, मैं एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं जो गांव के बच्चों को कौशल सिखाए। एक ऐप, एक वेबसाइट, एक पूरा सिस्टम जो गांव वालों को दिखाए कि डिजिटल दुनिया सिर्फ शहर के लिए नहीं है। फैज बोला, भाई ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। विवेक मुस्कुरा दिया, बड़े सपनों को बड़ा ही होना चाहिए। ऐसे बनी उनकी टीम। आने वाले कुछ महीने उनकी जिंदगी के सबसे कठिन मगर सबसे जुनूनी दिन बने। ऐप का नाम रखा गया नीड, मतलब अपनी जड़ों से जुड़ो और डिजिटल दुनिया में उड़ो। धीरे धीरे नीड दूसरे गांवों तक फैलने लगा। सोशल मीडिया पर विवेक की कहानी वायरल हो गई। लोग कहने लगे, ये वो लड़का है जो खुद नीचे से ऊपर आया और अब सबको ऊपर लाना चाहता है। कुछ बड़े निवेशकों ने संपर्क किया। एक कंपनी ने ऑफर दिया, हम 5 करोड़ देंगे, ऐप हमें दे दो। लेकिन विवेक ने मना कर दिया, ये ऐप मेरे खून पसीने से बना है, मैं इसे बेचने के लिए नहीं, देने के लिए बना रहा हूं। अब वो सिर्फ विवेक नहीं था, वो एक मिशन बन गया था। पर उसके अंदर अब भी एक बात चुभ रही थी, वो शोरूम। वही शोरूम जहां उसे और उसके पिता को सिर्फ कपड़े और चाल ढाल देखकर दरवाजे से लौटा दिया गया था। एक सुबह विवेक ने अपने पिता हरीश जी से कहा, बाबा, चलो कहीं चलते हैं। बाबा बोले, कहां? वो शोरूम याद है? पिता थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, हां बेटा, वो दिन कभी नहीं भूल सकता। पर वहां अब क्यों? बस चलिए, कुछ अधूरी चीजें पूरी करनी है। विवेक ने खुद के लिए सिंपल कुर्ता पायजामा चुना और अपने पिता को भी पुराने कपड़े ही पहनने दिए। उसकी गाड़ी अब मर्सिडीज थी, लेकिन वो आज भी अपनी पुरानी सेकंड हैंड कार में निकला। कहानी वहीं से पूरी करनी थी जहां से अधूरी छूटी थी। जब शहर की सड़कों पर गाड़ी चल रही थी, विवेक की आंखों में वो पुराना मंजर बार बार घूम रहा था, जब उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया था जैसा वो इंसान ही नहीं। शोरूम वहीं था, बोर्ड वहीं, चमक वहीं, और अंदर वही ऐसी की ठंडी हवा, चाय कॉफी की खुशबू और सेल्समैन की घमंड भरी मुस्कान। जैसे ही विवेक और उनके पिता ने शोरूम में कदम रखा, सेल्समैन ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। विवेक जानता था कि फिर वही होगा। सेल्समैन बिना मुस्कुराए बोला, हां भाई साहब, यहां कार बहुत महंगी मिलती है, बजट में है तो ही देखो। पिता कुछ कहने ही वाले थे कि विवेक ने उनका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, शांत रहिए बाबा, मैं सब संभाल लूंगा। सेल्समैन फिर बोला, देखिए, समय खराब मत कीजिए, हम सिर्फ गंभीर ग्राहक से डील करते हैं। अब विवेक मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसका तिरस्कार नहीं, ठंडी आग थी। मैनेजर को बुलाइए, विवेक ने कहा। सेल्समैन चौंक गया,
क्यों? क्या मैनेजर आपका नौकर है? विवेक ने जेब से एक कागज निकाला और उसके हाथ में थमाया। जैसे ही पेपर देखा, सेल्समैन का चेहरा सफेद पड़ गया। उस पर लिखा था, डील क्लोज, शोरूम बिक्री के लिए फाइनल, खरीददार विवेक। विवेक ने शांत स्वर में कहा, इस शोरूम का मालिक मैं हूं। सेल्समैन की जुबान सूख गई। बाकी स्टाफ भी धीरे धीरे एक जगह जमा हो गया। विवेक ने ऊंचे स्वर में कहा, याद है कुछ साल पहले मैं और मेरे पिता इसी दरवाजे से लौट आए गए थे, क्योंकि हम गरीब दिखते थे, हमारे पास ब्रांडेड कपड़े नहीं थे। आज मैं तुम्हारा मालिक हूं, लेकिन मैं वहीं विवेक हूं। फर्क बस इतना है कि अब मैं चुप नहीं हूं। मैनेजर ने आकर विवेक को नमस्कार किया और बोला, सर, हम माफी चाहते हैं, हम नहीं जानते थे आप। बस, विवेक ने टोका, माफी की जरूरत नहीं है, पर एक बात जरूर सीखो, किसी को उसके कपड़ों से मत परखो। तुमने हमें गरीब समझा, पर शायद इंसान भी नहीं समझा। पूरा स्टाफ खामोश खड़ा था। पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने विवेक के कांधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तूने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। अपमान का बदला इज्जत से लिया। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, बदला कभी गुस्से से नहीं लिया जाता, वो बदलाव से लिया जाता है, और मैंने सिर्फ जवाब दिया है, वो भी अपने तरीके से। उसी समय विवेक ने एक आदेश दिया, शोरूम में एक विशेष छूट योजना लॉन्च की जाए। जहां गांव के किसी भी जरूरतमंद किसान या गरीब परिवार को गाड़ी चाहिए हो, हमसे विशेष रियायत पर दी जाएगी। और एक दीवार पर बड़ा पोस्टर लगवा दिया गया, कभी किसी को छोटा मत समझो, हो सकता है वो कल तुम्हारा मालिक हो। अब विवेक उस कुर्सी पर बैठा था जहां कभी उसके लिए जगह नहीं थी, पर उसके मन में अब भी घमंड नहीं था, बस संतोष था। वापसी के रास्ते में जब पिता और बेटा गाड़ी में बैठे, तो पिता ने पूछा, अब क्या सोच रहे हो बेटा? विवेक ने कहा, अब असली खेल शुरू करना है बाबा। अब मेरे जैसे हजारों विवेक तैयार करने हैं। और गाड़ी धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगी।